अब हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके अंतर्गत टेस्ट 1, 2, 3 इन सब का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज अध्ययन करेंगे टेस्ट 4। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक अगली चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम रहेगा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो यहाँ पर आज शुरू करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। निम्न में से कौन शरीर की अविशिष्ट सुरक्षा प्रणाली है? आपको बताना है हमारे शरीर में कहना चाहिए विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली पाई जाती है। तो उसमें आपको विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली को नहीं बताना है, जैसे कि बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, ये सब विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है फैगोसाइट्स, भक्षक अणु। ये कहना चाहिए अविशिष्ट सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है एड्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो आपको यहाँ पर एड्स से संबंधित मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई टेस्ट में बता चुका हूँ। ये उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा। फिर भी देखते हैं ऑप्शन को। यहाँ पर एड्स एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ है, गलत। आपको गलत कथन को चयन करना है, ठीक है। तो एड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग है, मतलब इसको सही मानेंगे, ये उत्तर नहीं है। इसका कारक रेट्रोवायरस मतलब HIV होते हैं, ये भी सही हैं। HIV बी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है, यही गलत है और यही उत्तर है। क्योंकि जो HIV वायरस होते हैं हमारे शरीर में दो सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स आगे चलकर 3 प्रकार के होते हैं, किलर्स टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। तो उसमें से कहना चाहिए जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, उसी को कहना चाहिए HIV वायरस क्या करते हैं, अटैक करते हैं। क्योंकि हेल्पर टी सेल्स ही ऐसे टी सेल्स होता है जो बी सेल्स को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जिसके कारण जो HIV वायरस होते हैं सीधे कहना चाहिए हेल्पर टी सेल्स को धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं और 10-15 सालों में कहना चाहिए हेल्पर टी सेल्स को समाप्त कर देते हैं, जिनके कारण एड्स से रोगी जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में पूरी तरह से इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति की कहना चाहिए किसी दूसरे रोग जैसे ही होता है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अगला ऑप्शन देख लेते हैं। रेट्रोवायरस में RNA सिंगल एसेस मतलब सिंगल जो स्ट्रैंड होते हैं ये जीनोम होते हैं, जो रेप्लिकेंट द्वारा डबल DNA बनाता है, या फिर कहना चाहिए DS डबल स्ट्रैंड DNA बनाता है, ये भी सही है। वायरल RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से DNA में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। टेमिन एवं बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का खोज किए हैं, जिसमें कुछ वायरस होते हैं रेट्रो वायरस होते हैं, मतलब एड्स के वायरस, कैंसर वायरस जो RNA एसेस होते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और DNA बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, C, मतलब HIV बी सेल्स को नष्ट करता है, ये गलत है। क्लियर? आगे है एडवर्ड जेनर ने खोजा था। एडवर्ड जेनर कहना चाहिए बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, विशेष रूप से इम्यूनोलॉजी से। इसी कारण एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इन्होंने कहना चाहिए विश्व का जो प्रथम वैक्सीन है, विश्व का जो प्रथम वैक्सीन है माता का, चेचक का, स्मॉल पॉक्स, इनका कहना चाहिए इन्होंने खोज किया था। तो उत्तर क्या आ जाएगा, C, बड़ी माता का वैक्सीन।
जिसके कारण ही इसको कहना चाहिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। 1796 में इसका खोज किया था। ठीक है जी। ये जो रोग है, जो बड़ी माता या फिर स्मॉल पॉक्स, ये कहना चाहिए 600-700 सालों तक, मतलब 1000 में प्रारंभ हुआ था और 1796 के आसपास कहना चाहिए वैक्सीन का खोज हुआ। तो लगभग ये 800 सालों तक रहे हैं और इस बीच में कहना चाहिए कई लाख व्यक्ति क्या हो चुके हैं, डेथ हो गए थे। क्लियर। एलिशा का पूरा नाम एक बार कहना चाहिए 12वीं में भी आया था और नीट व्यापम में तो आते ही रहते हैं, क्योंकि एलिशा टेस्ट एक होता है, ये कहना चाहिए एड्स का टेस्ट होता है, प्रारंभिक टेस्ट होता है। एलिशा टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही कहना चाहिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है। तो एलिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे। अगला क्वेश्चन है, अंगरोपण या फिर आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ग्राही का जो शरीर होता है उस आर्गन को अस्वीकृत कर देता है। तो इसका कारण क्या है? जैसे हम लोग कोई भी व्यक्ति है मानव में, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आर्गन देते हैं तो जो रिसीवर होते हैं, ग्राही का जो शरीर होता है, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि ग्राही के शरीर में क्या पाई जाती है? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो शरीर में कोई भी जो बाहरी कण आते हैं उसको एंटीबॉडी मान लेते हैं। तो जो भी आर्गन का जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो हेल्पर टी सेल्स उसको एंटीजीन मान लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इसी कारण जो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं वो कहना चाहिए 2-3 प्रकार के होते हैं। तो वही आर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होते हैं जो कहना चाहिए जब दोनों की जेनेटिक्स क्या होती है, समान होती है, मतलब दोनों के आनुवंशिकी में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। मतलब किसी व्यक्ति को आर्गन देना है तो उसी के परिवार के व्यक्ति या उसी माता पिता के जो व्यक्ति हैं या फिर जो पुत्र पुत्री वही देंगे, तब ज़्यादा सक्सेस होने का चांसेस है। यदि कहना चाहिए दूर के व्यक्ति से लेते हैं तब उनका आनुवंशिकी अलग होता है, इसी कारण आर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाती है। इसी कारण विभिन्न प्रकार के मेडिसिन लेते रहते हैं ताकि शरीर में एंटीबॉडी ना बने। क्लियर। आगे है DPT वैक्सीन किस रोग के लिए दिया जाता है? ये प्रसिद्ध वैक्सीन है। ठीक है। डी मतलब डिप्थेरिया, P मतलब वूपिंग कॉक और T मतलब टिटनेस। तो इसका उत्तर है डी मतलब डिप्थेरिया। P का मतलब होता है पर्ट्यूसिस, मतलब वूपिंग कॉक, क्योंकि जो कुकुर खांसी होता है या कुकर खांसी होता है, इंग्लिश में वूपिंग कॉक कहते हैं। इनके बैक्टीरिया का नाम होता है पर्ट्यूसिस। इसका बैक्टीरिया का नाम होता है पर्ट्यूसिस, जिसके कारण P लिखा जाता है और T मतलब टिटनेस। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो कि निम्न संरचना दर्शाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार का एंटीबॉडी है, मतलब एक प्रकार का प्रोटीन है। तो प्रोटीन की ये कौन सी संरचना को प्रदर्शित करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी होती है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये सब संरचना होती है। तो अधिकांश जो प्रोटीन होते हैं तो मान्यता प्राप्त संरचना होती है चतुर्थक। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, एक एंटीबॉडी है, ये कहना चाहिए चतुर्थक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज का टीका सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो रेबीज का टीका लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। ठीक है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कहना चाहिए रेबीज रोग से क्या थे, ग्रसित थे। तब उस व्यक्ति में, ठीक है, जो कहना चाहिए डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके जो ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लड होते हैं, वहाँ से द्रव को लिया गया और उस द्रव को पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया गया। तो जो कहना चाहिए हम लोग जो डॉग से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लड जो लिए थे उसमें कहना चाहिए रेबीज का कहना चाहिए वायरस थे। तब उस व्यक्ति का रुधिर को रोगी के शरीर में कहना चाहिए प्रविष्ट कराया गया, तो वह रोगी आसानी से क्या हो गया, ठीक हो गया। और इसी विधि से कहना चाहिए लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने रेबीज के टीके का क्या किया था, वैक्सीन का खोज किया था।
लुई पास्चर एक प्रसिद्ध कहना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट है। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता। इनका एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट पेरिस में है क्योंकि ये फ्रांस से रिलेटेड है। लुई पास्चर के एक प्रसिद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। ये कहना चाहिए पेरिस में स्थित है। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी सेल्स द्वारा। किसके द्वारा होता है? बी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स द्वारा नहीं होता है। टी सेल्स के अंतर्गत हेल्पर टी सेल्स केवल हेल्प प्रदान करता है। क्लियर? आगे है अक्रिय प्रतिरक्षा। अक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इंग्लिश में बोलेंगे पैसिव। निष्क्रिय या अक्रिय, इंग्लिश में बोलेंगे इसको पैसिव कहेंगे। ठीक है, एक्टिव नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पैसिव कहेंगे। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही कथन को बताना है। ठीक है, सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं तभी आपको कन्फर्म उत्तर मिलेगा। माता के दूध से नवजात शिशु को प्राप्त होता है, ये सही है। क्लियर? जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होते हैं, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, माता के दूध से नवजात शिशु को प्राप्त होते हैं, सही। माता के प्लेसेंटा से शिशु को प्राप्त होता है, सही। पूर्व स्थित एंटीबॉडी से लोगों को प्राप्त होता है, सही। यह चिर स्थायी नहीं होता है, ये भी सही। यह तुरंत आराम प्रदान करती है, ये भी सही। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब ए बी सी डी ई एफ, एफ आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा प्रतिरक्षा के बारे में बताता हूँ मैं, इम्यूनिटी के बारे में। हमारे शरीर में इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है। एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब उपार्जित और इनेट मतलब स्वाभाविक। और स्वाभाविक मतलब जो जन्म से पाई जाती है। कोई भी चाइल्ड जब से ही जन्म लेते हैं तब से उनके शरीर में कहना चाहिए जो इम्यूनिटी पाई जाती है, उसको इंग्लिश में याद रख लेंगे इनेट इम्यूनिटी, मतलब जन्मजात इम्यूनिटी। पुस्तकों में लिखा रहता है स्वाभाविक, पुस्तकों में हिंदी में लिखा रहता है स्वाभाविक और जन्मजात, और इंग्लिश में लिखा रहता है इनेट इम्यूनिटी। दूसरा होता है उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर में बाद में उत्पन्न होती है। क्लियर? तो जो इनेट इम्यूनिटी होते हैं जो जन्म से ही पाए जाते हैं, इसका मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ कौन कौन से जो हमारे शरीर में कहना चाहिए जन्म से ही पाई जाती है, जिसको हम लोग इनेट बोल सकते हैं। जैसे कि मुंह में लार, माउथ में स्लेविया मतलब लार का पाया जाना। लार में कहना चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाती है, मतलब एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें कहना चाहिए ए ई डी एम जी अगर सब होते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होते हैं। मुंह के जो लार होते हैं उसी में पाए जाते हैं, हालांकि इम्यूनोग्लोबुलिन ए दूध में भी पाई जाती है। आँखों के जो आंसू होते हैं उसमें भी लाइसोजाइम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, जन्म से ही पाए जाते हैं। आँखों के जो आंसू होती है, लेक्रिमल ग्लैंड्स से आंसुओं का सेक्रेशन होता है, उन आंसुओं में कहना चाहिए लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है, जो बैक्टीरिया को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। क्लियर? इसी प्रकार से हमारे आमाशय में HCl पाई जाती है, वो भी बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कहना चाहिए कुछ जैसे कि WBC का कार्य यही होता है रोग प्रतिरोधक बढ़ाना। तो इसके अंतर्गत जैसे कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। WBC जनरली तौर पर देखेंगे तो 5 प्रकार का है। पहले 2 प्रकारों में बांटते हैं, पहले प्रकार 3 और दूसरे प्रकार 2, तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इसमें से कहना चाहिए जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं
और जो मोनोसाइट्स होते हैं ये दोनों फैगोसाइट्स प्रकृति के होते हैं, मतलब भक्षक अणु होते हैं। जो भी एंटीजीन आते हैं, जो भी बाहरी पदार्थ आते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ये लोग भक्षण कर देते हैं। तो कहना चाहिए जो WBC होते हैं ये हमको दैनिक संक्रमण से बचाते हैं, मतलब डेली कहना चाहिए कुछ न कुछ हमारे शरीर में एंटीजीन प्रवेश करते रहते हैं, तो दैनिक संक्रमण से बचाते हैं। और यदि कोई भी एंटीजीन प्रवेश करते हैं, मतलब संक्रमण की स्थिति में WBC की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण WBC का जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ही कम दिनों का होता है, 4 से 5 दिनों का, क्योंकि ये दैनिक संक्रमण से बचाते हैं। इसके विपरीत RBC का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है, मतलब 120 दिन तक वो कहना चाहिए जीवित रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। आप इसको छोड़कर, जैसे कि WBC के अंतर्गत छोड़कर हमारे शरीर में कहना चाहिए कुछ नेचुरली किलर सेल्स पाए जाते हैं, B सेल्स, T सेल्स। ये भी हमारे शरीर को कहना चाहिए जन्मजात कहना चाहिए इनेट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो ये कहना चाहिए सब इनेट इम्यूनिटी के उदाहरण है। B सेल्स है, T सेल्स है, WBC है। इसके अंतर्गत जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, आँखों के जो आंसुएं होते हैं, जो लार ग्रंथि में जो लार होते हैं, अमाशय में जो HCl पाए जाते हैं, ये सब कहना चाहिए इनेट इम्यूनिटी का उदाहरण होते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड, मतलब उपार्जित इम्यूनिटी। उपार्जित इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रख लेंगे। उपार्जित इम्यूनिटी दो प्रकार, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। दोनों को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आते रहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होते हैं जैसे ही कोई शरीर हमारे शरीर में एंटीजन प्रविष्ट करेंगे, जैसे अभी हमारे शरीर में वर्तमान में, ठीक है, अभी हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रविष्ट करते हैं तो हमारे शरीर का जो सेल्स होता है, वो स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण कर देते हैं। कोई भी एंटीजन प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो स्वयं कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा है और यह चिरस्थायी होते हैं, मतलब उस एंटीजन के खिलाफ एक बार एंटीबॉडी बनेगा तो पूरी जीवन भर कहना चाहिए सक्रिय रहती है, जिसके कारण ये चिरस्थायी होते हैं। इसके जस्ट विपरीत जो निष्क्रिय होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। जो सक्रिय होते हैं जैसे ही एंटीजन प्रवेश करेगा हमारे शरीर में कुछ सेल्स होंगे जो एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे और ये चिरस्थायी रहेंगे, लेकिन ये तुरंत कार्य नहीं करेंगे। निष्क्रिय जस्ट इसके उल्टे होते हैं। जैसे ही कोई एंटीजन प्रविष्ट करते हैं हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले सेल्स होती है वो निष्क्रिय इम्यूनिटी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण नहीं कर सकते हैं और ये चिरस्थायी भी नहीं होते हैं। क्लियर? लेकिन ये तुरंत कार्य करते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा तुरंत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होते हैं वो तुरंत कार्य करते हैं। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है जो सांप का कहना चाहिए एंटीवीनम होता है। जैसे सांप के काटने से हम लोग तुरंत कहना चाहिए एंटीवीनम का इंजेक्शन लेते हैं। पागल कुत्ते के काटने से वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, रेबीज वायरस प्रविष्ट कर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहना चाहिए रेबीज का इंजेक्शन लेते हैं। तो जो कहना चाहिए जो रेबीज का इंजेक्शन होते हैं, एंटीवीनम का इंजेक्शन होते हैं, ये सब कहना चाहिए तुरंत कार्य करते हैं लेकिन चिरस्थायी नहीं होते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार कीजिए। सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तभी इसका हमको कन्फर्म उत्तर मिलेगा। ठीक है। B सेल्स से ह्यूमरल अथवा AMIS एंटीबॉडी मीडिएटर इम्यून सिस्टम बनाती है, ये कहना चाहिए सही है। क्लियर? T सेल्स मीडिएटर इम्यून सिस्टम बनाती है, सेल्स मीडिएटर इम्यून सिस्टम बनाती है, ये भी सही। उसके बाद है B सेल्स सबसे अधिक
स्प्लीन मतलब प्लीहा में पाई जाती है, ये भी सही। टी सेल्स सबसे अधिक रुधिर में पाई जाती है, ये भी सही। सर्प और रेबीज का वैक्सीन सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, यही कहना चाहिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पर विचार करना है। अभी आप लोगों को मैं जस्ट बताया हूँ कि जो सर्प का वैक्सीन, रेबीज के वैक्सीन मतलब इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण नहीं होता है, बल्कि निष्क्रिय का होता है, मतलब तुरंत कार्य करते हैं और चिर स्थायी नहीं होते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रोग जोड़ा रुधिर आदान से फैलता है? मतलब रुधिर का कहना चाहिए आदान प्रदान से फैलता है। कॉलरा मतलब हैजा, हिपेटाइटिस, सेकंड हिपेटाइटिस एड्स, तीसरा डायबिटीज़ व मलेरिया, और डी है फीवर व एड्स। तो इसका उत्तर है बी। इसका उत्तर है बी, एड्स व हिपेटाइटिस। ये कहना चाहिए रुधिर या ब्लड डोनेशन से फैलता है। ब्लड डोनेशन से फैलने के कारण ही पहले एड्स टेस्ट या हिपेटाइटिस टेस्ट किया जाता है। वैसे ये दोनों रोग कहना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी है। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, टी सेल्स लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड्स में उत्पन्न होते हैं, और जो बी सेल्स लिम्फोसाइट्स किस में उत्पन्न होते हैं? आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ, जो डब्ल्यूबीसी के एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स भ्रूणीय अवस्था में, ये लिम्फोसाइट्स भ्रूणीय अवस्था में जो थाइमस ग्लैंड्स में प्रवेश कर जाते हैं वो टी सेल्स बनाते हैं, और जो बोन मेरो सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं वो बी सेल्स बनाते हैं। बोन मेरो मतलब बी से तो बी सेल्स, थाइमस सेल्स टी से तो टी सेल्स बनाते हैं। ठीक है। ये कहना चाहिए कुछ पुस्तक होते हैं उसमें जस्ट कहना चाहिए अपोजिट लिखा रहता है, लेकिन अपोजिट नहीं है। कुछ समय तक मैं भी इसको अपोजिट ही याद करता था, क्योंकि ये पुस्तक में लिखा था, लेकिन बाद में मेरे को कहना चाहिए, क्लियर हुआ, ये कहना चाहिए जो बी सेल्स में प्रवेश करेगा बोन मेरो सेल्स में वो बी सेल्स है, और जो थाइमस ग्रंथि टी से शुरू होता है तो टी सेल्स बनाते हैं। क्लियर? तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एड्स के रोगी में HIV वायरस मुख्यतः प्रभावित करता है। इसको मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था। ये हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है, क्योंकि टी सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स। उसमें प्रमुख होते हैं हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स ही ऐसे सेल्स होते हैं जो बी सेल्स को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित या फिर सहायता प्रदान करते हैं। तो HIV डायरेक्ट हेल्पर टी सेल्स को अटैक करती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तभी हमको उत्तर मिलेगा। एंटीबॉडी के संबंध में है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये सही है। एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन है। ये वाई आकार के संरचना बनाते हैं, ये भी सही है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसे H2L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, मतलब हैवी चैन और लाइटली चैन, भारी चैन और हल्की चैन के रूप में प्रदर्शित करते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चैन को, ये भी सही है। ये सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन G, A, E, M, D, ये भी सही है। इम्यूनोग्लोबुलिन M सबसे छोटी होती है, यही उत्तर गलत है, क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन M होती है वो सबसे बड़ी होती है, और यहाँ पर ऑप्शन में है सबसे छोटी। तो आपको गलत कथन का चयन करना है, तो उत्तर आ जाएगा ई। एक और ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये एंटीबॉडी है, दूध व लार में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो उत्तर याद रख लेंगे ई को। IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी सबसे छोटी है, ये गलत कथन, जबकि ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। सामूहिक रूप से इसी को जिम्मेदार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न लक्षण से रोग को पहचानिए। यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए हैं
इस लक्षण के आधार पर आपको रोग का नाम जानना है। क्लियर। बार बार बुखार का आना मतलब ज्वर का आना, ठीक है। वज़न में कमी आना, यहाँ तक कि 10% वज़न में कमी आना, मतलब किसी व्यक्ति का वज़न 60 केजी है तो 6 केजी का कमी होना, 100 केजी का है तो 10 केजी का कमी आना, रात्रि में पसीना आना, बार बार माउथ अल्सर होना, लिप नोट्स में सूजन, ये कहना चाहिए गर्दन के आसपास पाई जाती है लिप नोट्स, तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, कमजोरी लगना, अनिद्रा, ये सब कौन से रोग के लक्षण हैं? डायबिटीज़ नहीं है, हालांकि डायबिटीज़ में भी वज़न कम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लिम्फ नोड्स में सूजन नहीं आती है। देखिए कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सभी में मिलेंगे, कमजोरी, अनिद्रा, बुखार आना और वज़न का कम होना। डायबिटीज़ में भी कहना चाहिए वज़न कम हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं, ठीक है। गोनोरिया का लक्षण नहीं है, लीवर सिरोसिस नहीं है, सिकलिंग नहीं है, थैलेसेमिया नहीं है, हिपेटाइटिस नहीं है, तो ये क्या है? ये है एड्स। एड्स में 2 आप लोग लक्षण याद करके रखना, वज़न में कमी 10%, लिप नोड्स में सूजन, माउथ अल्सर, रात्रि में पसीना, घबराहट, कमजोरी, अनिद्रा। आगे है किस रोग के उपचार में गामा ग्लोब्युलिन का इंजेक्शन दिया जाता है? किस रोग के उपचार में गामा ग्लोब्युलिन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो उत्तर क्या है? डी, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, ठीक है, लीवर का खराब होना हिपेटाइटिस कहलाता है, इसमें गामा ग्लोब्युलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। कई बार तो इसमें प्रोटीन रहित भोजन दिया जाता है। जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, उसको ग्लूकोज रहित भोजन दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है। तो हिपेटाइटिस में प्रोटीन रहित भोजन दिया जाता है। एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है? जैसे ही एलर्जी होगा, जैसे ही कोई कहना चाहिए धूल, डस्ट, कोई एंटीजन प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है? तो उत्तर है सी, इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, मतलब एलर्जी के समय इम्यूनोग्लोब्युलिन ई की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये एंटीबॉडी का उत्पत्ति होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या होता है? इम्यूनिटी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्लियर। आगे है पोलियो टीकाकरण बनाते समय क्या प्रवेश कराया जाता है? मतलब पोलियो का टीकाकरण बनाते समय क्या प्रवेश किया जाएगा? तो बी आ जाएगा, एंटीजन, ठीक है। इसका विधि है उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल में बताया हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसको आप लोग देखिए। ये पूरी तरह से क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे और एक बार पुस्तक का भी पढ़ाई कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? बीसीजी का टीका टीबी रोग के लिए, सही। मीजल्स वैक्सीन खसरा रोग के लिए, ये भी सही, क्योंकि खसरा को इंग्लिश में मीजल्स ही कहा जाता है। कॉलरा का वैक्सीन हैजा के लिए, क्योंकि हैजा को भी इंग्लिश में कॉलरा ही कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन रेबीज के लिए, यही गलत है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक, माता, छोटी माता, बड़ी माता। रेबीज के लिए रेबीज इंजेक्शन या फिर वैक्सीन। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी। एंटीसीरा क्या है? एंटीसीरा एंटीबॉडी का द्रव रूप होता है। एंटीसीरा क्या होता है? एंटीबॉडी का द्रव रूप होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इम्यून डिसऑर्डर का उदाहरण है। 21 का था एंटीबॉडी का द्रव रूप है एंटीसीरा। अगला क्वेश्चन है इम्यून डिसऑर्डर के उदाहरण है, मतलब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा रोग है जो इम्यून डिसऑर्डर का उदाहरण है, मतलब इम्यून सिस्टम में त्रुटि होने के कारण कौन से रोग होते हैं। तो ये है बी, ए है एड्स और एस
सीड, इसको सीड ही कहा जाता है। आप यदि इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो सीड ही कहेंगे, लेकिन कई बार यह होता है जैसे आप सीड नाम से याद किए तो स्पेलिंग गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप लोग इसको कैसे याद करते हैं। तो इम्यून डिसऑर्डर का दो उदाहरण देखने को मिलता है। एक होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सीड, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है, मान लो किसी भ्रूण या चाइल्ड की उत्पत्ति होती है, मान लो किसी भ्रूण या चाइल्ड की उत्पत्ति होती है, तो उनके शरीर में बी सेल्स टी सेल्स नहीं पाए जाते हैं, उनके शरीर में बी सेल्स और टी सेल्स मान लो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस रोग को सीड रोग कहा जाता है। अधिकांश 99%, 100% चाइल्ड या भ्रूण में कहना चाहिए बी सेल्स टी सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन मान लो किसी कारणवश, कहीं संयोगवश किसी भ्रूण या किसी चाइल्ड की उत्पत्ति होती है और उनके शरीर में नाम मात्रा का बी सेल्स टी सेल्स नहीं है, तब आप कल्पना कर सकते हैं उस भ्रूण या फिर चाइल्ड के बारे में। क्योंकि वर्तमान समय में चारों तरफ कहना चाहिए एंटीजीन है, मतलब चारों तरफ प्रदूषण है, प्रदूषण भी, डस्ट भी, धूल के कण, जो भी कहना चाहिए पराग कण, ये सब हमारे शरीर के लिए एंटीजीन है। कोई भी बाहरी कण हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, एंटीजीन होता है, और उस एंटीजीन को नष्ट करने के लिए बी सेल से किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो मान लो कहना चाहिए किसी भ्रूण के शरीर में, चाइल्ड के शरीर में बी सेल से टी सेल से नहीं है, तब उस रोग को कहते हैं सीड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो जैसे ही कोई एंटीजीन प्रविष्ट करती है तो उनके शरीर में बी सेल्स टी सेल्स नहीं है, अतः एंटीबॉडी नहीं बनेंगे और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, उस चाइल्ड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ विकसित देशों में इसको कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है, मतलब जो कहना चाहिए जो कांच का घर होता है वहाँ रखा जा सकता है प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, क्योंकि जो कांच का घर में रखते हैं तो वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रविष्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहना चाहिए अविकसित देशों में संभव नहीं है। तो इम्यून डिसऑर्डर का उदाहरण है ए, मतलब एड्स और सीड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार कीजिए। पढ़ते हैं सभी ऑप्शन को। लाइव वैक्सीन मतलब जीवित वैक्सीन अधिकतर वायरस से बनता है। वहाँ पर मैं आप लोगों को वैक्सीन का 3 प्रकार है वहाँ पर। एक है लाइव मतलब जीवित, और सेकंड है इनएक्टिवेट, सेकंड है इनएक्टिवेट, और एक प्यूरीफायर है, और वहाँ पर एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाने वाला पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन है। तो वहाँ पर 3-4 प्रकार का कहना चाहिए वैक्सीन दिया गया है पुस्तकों में। ठीक है, तो अधिकतर जो वायरस से वैक्सीन बनते हैं वो लिव वैक्सीन कहलाते हैं, लाइव वैक्सीन कहलाते हैं, जीवित वैक्सीन कहलाते हैं। क्लियर। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अधिकतर बैक्टीरिया से बनते हैं। तो ए और बी तो कहना चाहिए सही हैं, क्योंकि अधिकांश जो वायरस का वैक्सीन होता है लाइव मतलब लिव वैक्सीन होता है, और अधिकतर जो जीवाणु से बनने वाले जो वैक्सीन होते हैं वो इनएक्टिवेटेड निष्क्रिय वैक्सीन कहलाते हैं। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है डीएनए वैक्सीन के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यही उत्तर गलत है, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन होता है, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन होता है ये आगे चलकर जैसे कि 2 प्रकार का होता है। मतलब पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, और इसी के अंतर्गत डीएनए वैक्सीन भी होता है। मतलब डीएनए भी एक वैक्सीन के रूप में कार्य कर सकता है। और जो डीएनए वैक्सीन होते हैं या पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन होते हैं, इन सब का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाता है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर सी, मतलब डीएनए वैक्सीन के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ये गलत है, मतलब डीएनए वैक्सीन के रूप में कार्य कर सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन किस रूप में कार्य करता है। तो आप सबको पता होगा वैक्सीन कहना चाहिए मेमोरी सेल्स के रूप में कार्य करता है, याददाश्त कोशिका के रूप में कार्य करता है। इसी कारण बचपन में हम लोग एक बार वैक्सीन लेते हैं। ठीक है, बचपन में
एक बार यदि वैक्सीन लिए हैं तो जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है, मतलब वह व्यक्ति मान लो 100 साल तक जीवित है, और 90 वर्ष के उम्र में यदि कोई एंटीजन उसी से रिलेटेड प्रविष्ट करते हैं, तब वह वैक्सीन उसको पहचान लेता है, क्योंकि वो मेमोरी सेल्स के रूप में पाया जाता है। जैसे कि खसरा का टीका, टीबी का, ठीक है, जो टीबी का टीका होता है, यदि हम लोग बचपन में लिए हैं, बीसीजी का टीका है, ठीक है, बीसीजी का टीका हम लोग बचपन में लिए हैं, ठीक है, जब कहना चाहिए चाइल्ड की उत्पत्ति होती है तो 1 माह के अंतर्गत बीसीजी का टीका लिए। अब वही चाइल्ड यदि 70 साल के उम्र में यदि कहना चाहिए टीबी का जो कहना चाहिए बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका बैक्टीरिया वो प्रविष्ट करते हैं, तो उसको पहचान लेते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। तो वैक्सीन किस रूप में कार्य करते हैं? मेमोरी सेल्स के रूप में, याददाश्त कोशिका के रूप में। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑर्गन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के निष्कर्षण में भाग नहीं लेता है? इसका शाब्दिक अर्थ है, इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सी ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम में भाग नहीं लेते हैं, इम्यूनिटी में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका उत्तर है मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन कहना चाहिए केवल सोचने, समझने, दिमागी संतुलन में भाग लेते हैं, इम्यून सिस्टम में भाग नहीं लेते हैं। इसका उदाहरण ये है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही मेधावी स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, उसका संबंध यहाँ से नहीं है। मस्तिष्क का संबंध पढ़ना, लिखना, याददाश्त, मेधावी, इंटेलिजेंट, इन सब से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ नीचे में जो 3 ऑप्शन हैं वो सभी कहना चाहिए इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऑर्गन इम्यून सिस्टम के निष्कर्षण में भाग नहीं लेता है? तो उत्तर है ब्रेन। लसिका गांठें, लिम्फ नोड्स, लसिका गांठें, ठीक है, जो हमारी जो लिम्फ वेसिल होती है, लिम्फ जिसमें ट्रांसपोर्टिंग करती है, परिवहन करती है, उसमें बीच बीच में कुछ नोट्स पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, उसी को कहा जाता है लिम्फ नोड्स। अमाशय के आसपास एक गुलाबी कलर की छोटी सी ग्रंथि या आर्गन पाई जाती है, उसको कहा जाता है स्प्लीन, पलीहा। थाइमस ग्लैंड्स, ये हृदय के आसपास पाई जाती है और ये केवल कहना चाहिए चाइल्ड में ही सक्रिय होती है। जैसे ही चाइल्ड 12, 13, 14, 15 साल के होते हैं तो निष्क्रिय हो जाती है और हमारे शरीर में अवशेषी आर्गन के रूप में पाए जाते हैं। एक और आर्गन है इसी से मिलता जुलता, टॉन्सिल, जो हमारे कहना चाहिए ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, मतलब नेक, गर्दन के आसपास पाई जाती है। ये सभी चारों आर्गन कहना चाहिए इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आर्गन होते हैं, क्योंकि ये सभी WBC का निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। स्प्लीन, ये भी एंटीबॉडी WBC का निर्माण करते हैं। लसिका गांठें भी, थाइमस ग्लैंड से भी, थाइमस ग्लैंड से केवल चाइल्ड में सक्रिय होते हैं, एडल्ट में निष्क्रिय होते हैं। लेकिन ये माना जाता है यदि बचपन में थाइमस ग्लैंड से नहीं पाया जाएगा तो उनके शरीर में T सेल से नहीं बनेगा, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं यही थाइमस ग्लैंड्स में प्रवेश करते हैं और T सेल्स बनाते हैं। तो थाइमस ग्लैंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक होता है टॉन्सिल, ये कहना चाहिए जो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, वो भी कुछ मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण कर सकते हैं। स्प्लीन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। स्प्लीन कहना चाहिए ब्लड की सफाई करता है, इसी कारण इसको रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो रक्त होते हैं, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे ब्लड प्लेटलेट्स हो, एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। RBC 120 दिन बाद डेथ हो जाते हैं, WBC 4-5 दिन बाद डेथ हो जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स 7-8 दिनों बाद डेथ हो जाते हैं। तो रक्त की ये सफाई करते हैं, जिसके कारण इसको कहा जाता है रक्त का कब्रिस्तान। और ये भी माना जाता है भ्रूण अवस्था में लीवर और स्प्लीन, भ्रूण अवस्था में लीवर और स्प्लीन ही ऐसे आर्गन होते हैं जो चाइल्ड में या भ्रूण में कहना चाहिए रक्त या RBC का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर। तो ये हो गए आप लोगों का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंतर्गत 4th टेस्ट। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग कहने चाहिए मेरे यूट्यूब जो चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसको आप लोग लगातार अध्ययन करते रहिए। इसके बाद हम लोग जस्ट अध्ययन करेंगे, अगली चैप्टर का नाम रहेगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका।
ठीक है जी। तो आप लोग लगातार मेरे यूट्यूब को देखते रहिए और आप लोग प्रत्येक एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाते रहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है जी, ओके।